अरे कोरोना काल पर देश के हर मुद्दे और जल शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और शायद ऐसा एक मुद्दा है या एक ऐसी चीज है जो सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी एक आकर्षण रखती है। बगैर जल के कुछ नहीं है, हम सारे लोग जानते हैं, इसलिए कोई भूमिका नहीं, सीधे सीधे प्रश्न। सर, जब भी बात जल शक्ति की होती है एक शब्द बहुत तुरंत दिमाग में आता है, जल संकट। तो ये जल संकट वाला शब्द जो है, संकट वाला, इसको दूर कब तक करना है इस देश में, ये सब लोग जानना चाहते हैं। सर स्पीकर। धन्यवाद। हम सब जानते हैं जल जीवन का आधार है जी, और हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया भविष्य में आने वाले दुनिया के लिए, आने वाले लोगों के लिए जल एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं विश्व को छोड़ करके कि दुनिया की 18% आबादी भारत में, लगभग इतनी कैटल पॉपुलेशन भारत में है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में भारत को दुनिया में उपलब्ध पीने के योग्य पानी, पोर्टेबल वाटर का केवल 4% मिला है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स हमारे डोर को नॉक कर रहे हैं, आज सामने खड़े दिख रहे हैं जी, रेनफॉल पैटर्न्स जिस तरह से चेंज हुए हैं, जी, निश्चित ही भारत को के सामने बड़ी चुनौती है जी। लेकिन इन सब चुनौतियों को देखते हुए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानी का विषय जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट वेरियस मिनिस्ट्रीज में अलग अलग डिस्कस होता था साइलोज में, उस सब को इंटीग्रेटेड करके एक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय ऐसा गठित किया है। पानी का सेक्टर बहुत बड़ा है। अगर पीने के पानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जल जीवन मिशन में काम कर रहे हैं और 2024 तक देश के हर ग्रामीण आवास तक पीने का पानी, शुद्ध पानी, समुचित मात्रा में पानी और नियमित रूप से मिले, इसके लिए कटिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कोविड के आपदा के होते हुए भी हमने पिछले 2 साल में 5 करोड़ से ज़्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। जी, आजकल एक पॉलिटिक्स में एक शब्द बहुत पॉपुलर है, क्वाइंड है, ठोक दो, ठोक वाली राजनीति। तो मैं वो ठोक वाला ठोक नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरा वाला ठोक कह रहा हूं। यहां पे जिस सीट पे आप बैठे थे उस पे कल केजरीवाल जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि 25 तक अगर यमुना साफ नहीं हुई तो मुझे वोट ना देना। तो मैं ये मानूं कि देश में 1 गिलास शुद्ध पानी हर व्यक्ति के पास 24 तक पहुंच जाएगा। देखिए, 1 गिलास नहीं, देश भर में 19 करोड़ ग्रामीण आवास है। मैं केवल रूरल इंडिया की बात कर रहा हूं। जी, जी, एक्सेस टू द वाटर, पानी की उपलब्धता की यदि बात करें, राज्यों के जो आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से 80% लोगों के लिए एक्सेस था। लेकिन मैं तो क्योंकि पश्चिमी राजस्थान से आता हूं और एक्सेस का अभिप्रेत हमारे यहाँ है कि सिर पर गगरी उठा करके माता या बहन को शायद 2-2, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। मैं विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 तक हर घर को पीने का पानी मिलेगा और हर मां को सिर पर मटकी उठाकर पानी लेने के जाने के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने एक बात और कही थी, मैं जोड़ देता हूं। उन्होंने ये कहा था कि मुझे वोट ना देना अगर 25 में पानी ना पहुंचा। मुझे लगता है कि इससे पहले, पिछले चुनाव से पहले जो उन्होंने यमुना नदी को पूरा साफ करने का जो वादा किया था, एक बार उसको भी उनको वापस आपको याद दिला देना चाहिए। याद दिलाया था, गया था उनको। क्योंकि मंच पर आना, इस तरह के वादे करना और इस तरह के दावे करना और फिर बाद में उनको भूल जाना,
ये कुछ लोगों की फितरत और आदत होती है। बहरहाल वो बहुत मैं इस कॉन्फिडेंट। तरह का कोई भी जी। दावा या वादा किसी भी नदी के बारे में नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और हमेशा बना रहने वाला प्रश्न। मुझे कई मर्तबा कई मित्र पूछते हैं कि गंगा नदी के स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, कट ऑफ डेट क्या होगी, किस तारीख तक गंगा शुद्ध हो जाएगी? तो मैं उनसे कहता हूं मित्र, गंगा की अविरलता निर्मलता का प्रश्न जो है वो जब हमारे दादा परदादा थे उस जमाने में भी था, और हम जब दादा परदादा हो जाएंगे तब भी रहेगा, और उससे आगे वाले जब बच्चे जब दादा परदादा हो जाएंगे तब भी रहेगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, शहरों का इवोल्यूशन लेकिन होगा, साहब शहर आगे बढ़ेंगे। लेकिन साहब एक चीज तो कहना पड़ेगा, जो वो एक कट ऑफ डेट बताते हैं और उस कट ऑफ डेट पे बड़े ठोक के कहते हैं मत देना वोट। मैंने और दोबारा बोला उन्होंने कि मत देना वोट 25 में अगर साफ ना कर पाया यमुना, और उसका प्लान बताते हैं कैसे यूपी से कैसे हरियाणा से उसको वो क्लीन करेंगे, और अगर नहीं कर पाया तो मत देना वोट। देखिए, राजनीति, ये इलेक्शंस आजकल तो यही है। राजनीति का मंच नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक विषय लाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी केवल आपके श्रोताओं के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं। 2014 में और 14 से पहले जो प्रोजेक्ट अनाउंस हुए थे, उन्होंने जो क्लस्टर्स की बात की थी, छतरपुर क्लस्टर की बात की थी, रिठाला क्लस्टर की बात की थी, और जो डिसेंट्रलाइज सूवेज प्रोजेक्ट बनाने की बात की, उसमें से एक भी आज तक प्रारंभ भी नहीं हो पाया, लैंड एलोकेट भी नहीं हुआ है। जो प्रोजेक्ट सामान्यतया एक सूवेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में 2 साल का समय लगता है, वर्क ऑर्डर टेंडर प्रोसीजर शुरू होने से लेकर के कंप्लीशन तक 2 से 2.5 साल का समय लगता है। आप दिल्ली सरकार ने, क्योंकि वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो अल्टीमेटली हमको भी दिल्ली सरकार के माध्यम से, राज्यों की सरकारों के माध्यम से काम करना होता है। यमुना नदी पर की शुद्धता के लिए, दिल्ली के सूवेज ट्रीटमेंट के लिए जितने भी प्रोजेक्ट चालू किए गए थे, एक भी प्रोजेक्ट टाइमलाइन से नहीं चल रहा है। 2.5 साल में जहां प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, उतना 2.5 साल तो उनको टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करने में लगा है। इसलिए यहां आकर के मंच पर इस तरह का दावा कर देना कि हम पूरा कर देंगे, मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास दिलाता हूं राजनीति से ऊपर उठ करके भी पूर्ण क्षमता के साथ में भारत सरकार उनके साथ में खड़ी है। यूनिक प्रोजेक्ट की तरह हमने जो प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फंड से करना कंसीव किया था, प्रारंभ कर दिया था, बाद में कि हम टाइमलाइन पे नहीं कर पा रहे हैं, आप हमको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए उसका 50% कॉस्ट बियर करने का निर्णय किया कि हम करेंगे, आप पूरा करिए। वो भी टाइमलाइन से 1.5 साल और पीछे हो गया जी। इसलिए केवल दावे कर देना, आके बात कहना, वोट नहीं देना, उस समय में मैं आपसे आग्रह करूंगा न्यूज 18 नेटवर्क से जी कि समय जल्दी बीत जाएगा, थोड़े दिन में चुनाव आएंगे। अब की बार जब चुनाव आए तो ये जो है आज वाला वीडियो बचा करके रखिएगा, आपके और मेरे दोनों के काम आएगा। जी बिल्कुल साहब, लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जिससे कि मैं दूसरी तरफ बढ़ूं, और वो ये कि जब मैं गांव की तरफ घूमता हूं या जाता हूं, कस्बों में जाता हूं, तो छोटे छोटे नलों पे, हैंडपंप्स में 100-100, 200 कंटेनर्स, बाल्टियां, बर्तन लेके बच्चे, औरतें खड़े रहते हैं। और पिछली बार मैं जब घूम रहा था अभी इसी भरतपुर के आपके पास इलाके के आसपास और उत्तर प्रदेश में, तो मैंने पूछा कि भाई पानी भरते हो? बोले हाँ पानी भरते हैं। बोले तुम पानी, मैंने दूसरे से पूछा लड़के से कि भाई तुम पानी भरते हो? बोले हाँ पानी भरते, जब माँ चली जाती है मामा के यहाँ तो मैं पानी भरता हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा सर्वे कभी किसी ने करने की कोशिश की, या आपका मंत्रालय सोचता है कि कितना ह्यूमन रिसोर्स, कितने बच्चे पानी भरने में दिन भर लगे रहते हैं? और आज की दिल्ली में भी रोज लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, काफी संख्या है, जो सुबह 3 बजे उठते हैं पानी के लिए। देखिए, पहले मैं गांव की बात करूं जो आपने प्रश्न किया है। देश भर में 19 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवार हैं और 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक ही आजादी के पहले, अंग्रेज के जमाने से जब काम शुरू हुआ था तब से लेकर के, और 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन, हर घर में नल और नल में जल ये घोषित किया था, उस दिन तक केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचा था। मतलब ये समझ लीजिए कि लगभग 15 करोड़ 75 लाख से ज्यादा घर ऐसे थे जिनके बच्चों को, माताओं बहनों को पानी लेने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था।
अब उनमें कितना समय उनका जाया होता था उसका कैलकुलेशन आप थोड़ा लगाएंगे तो शायद, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ज़्यादा आसानी से लगा सकेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्जाम्स छूटते हैं उनके। लेकिन इन सब के दर्द को समाप्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने पानी राज्य का विषय होने के बावजूद भी मंच लाल किले के प्राचीर से ये घोषणा की कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। और केवल पहुंचाएंगे नहीं, क्वांटिटी, क्वालिटी और रेगुलरिटी, इन तीनों को, और सस्टेनेबिलिटी, इन चारों के ऊपर एक साथ में काम करेंगे। और मैं आज इसीलिए जो मैंने बात कही, मैं एक संदर्भ के लिए आपको एक डेट बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को। 15 अगस्त को घोषणा हुई, ठीक। 22 दिसंबर को, क्योंकि हम जानते हैं देश बहुत बड़ा है, अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अलग अलग तरह की प्रिपेयर्डनेस है स्टेट्स की, अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। हमने राज्यों के साथ में कंसल्टेशन किया था, वर्कशॉप्स की थी, इंजीनियर्स के साथ, सेक्रेटरीज के साथ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, मंत्रियों के साथ में, और फिर एक गाइडलाइन इशू किया था 22 दिसंबर को, क्योंकि उस दिन से काम प्रारंभ हुआ था जी। 22 दिसंबर 2019। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च को लॉकडाउन। केवल 3 महीने का समय था, ऐसा लगता था सब कुछ ठहर जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका सतत प्रयास और उनका हौसला अफजाई, उसके कारण से मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि इस कोविड के बावजूद भी, जब देश पूरा आशंका व्यक्त करता था, मुझे आप ही के जैसे मित्र पूछते थे कि इस प्रोग्राम का अब क्या होगा, क्या टाइमलाइन एक्सटेंड होगी, जो काम 70 साल में हुआ, आज जब हम बैठ करके बात कर रहे हैं, दिसंबर के पहले दूसरे दिन बात कर रहे हैं, लगभग 2 साल पूरे हुए हैं, कुछ दिन घट रहे हैं, लेकिन आज 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा घरों तक हमने नया पानी पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त। तो कम से कम मैं ये आंकड़ा नहीं कहूंगा कि कितने बच्चों का कितना समय जाया होता है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 5 करोड़ 20 लाख घर ऐसे माननीय मोदी जी ने जोड़े हैं जिसके बच्चे को घर से पानी लेने के लिए या मां को घर से पानी लेने के लिए अब घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि अमूमन जब मंत्रालय का बात आती है, मंत्रालय के लोग पानी के संकट से तो परेशान रहते हैं, लेकिन अमूमन चर्चा में, एजेंडा में, पॉलिटिकल एजेंडा में, चुनाव के मुद्दों में ये ऊपर नहीं होता है, पता नहीं कहीं खो चुका होता है। तो ये मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी, क्योंकि बेहद अहम चीज जो है वो पानी है। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि जो आपने 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को जोड़ा है। 3 तो पहले थे, आपने 2 करोड़ के, इसके अलावा 5 करोड़ 20 लाख है, जो आंकड़ा 17% होता था, दैट हैज नाउ रीच टू 44.8। बधाई है आपका, ऑलमोस्ट हाफ के आसपास आप आ रहे हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा, चुनाव होने हैं तो मैं उधर कुछ गाड़ी मोड़ूं, अगर आपकी इजाजत हो। जी, क्या लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में कहां कैसे गाड़ी बनेगी? उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं कि जोधपुर में आप आते हैं, सांसद हैं, तो वहां जादूगर का जादूगरी कुछ कम पड़ी या फीकी पड़ी, या अभी भी जादूगरी कायम है? मैं आपके दर्शकों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैंने कभी किया नहीं है, आज मुझे ऐसा बहुत अच्छा स्वागत है, तो पूछिए। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी। जादूगर किसको कहते हैं? अब ये तो आप बताएंगे। जो कुछ नहीं है या जो कुछ वास्तव में मौजूद नहीं है, वो अगर किसी को भ्रम पैदा करके दिखा दे, उसको जादूगर कहते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कोई व्यक्ति अब सम्मान से अपने आप को जादूगर कह कैसे सकता है। देखिए, मैं तो न जादूगर हूं न जादू जानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करता हूं, जहां हम जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते भी हैं। हमने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करना प्रारंभ किया। केवल सत्ता में बने रहने के लिए जो कुछ नहीं है उसे दिखाना और लोगों को भ्रमित करना न तासीर है हमारी, और न ही हमारा काम करने का तरीका है। जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। और इसके साक्षी जो हैं, देश की 10 करोड़ वो परिवार हैं जिन माताओं बहनों को शौचालय मिला है, जिनको अपनी गरिमा से नित्य प्रतिदिन समझौता करना पड़ता था। 8 करोड़ वो माएँ हैं जिनको गैस का कनेक्शन मिला है। 5 करोड़ वो परिवार हैं जिनके घर में पीने का पानी आने लगा है। 4 करोड़ वो घर हैं जिनमें अंधेरा था 21वीं शताब्दी में, उसमें बिजली आ गई है। और हजारों हजार ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं थी, वहां सड़क की सुविधा पहुंच गई है। 24 लाख हेक्टेयर जमीन पे काम करने वाले ऐसे कम से कम 10 लाख किसान हैं जिनके खेत में जो है सिंचाई के लिए पानी आ गया है। हम जादू में इनका में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं और करके दिखाते हैं। मैंने छोड़ दिया ये सवाल जादूगर वाला, क्योंकि जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ गए कि जादूगर किसके तरफ इशारा था। लेकिन सवाल चुनाव का है और चुनाव में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। एक बात यह भी कही गई कि हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा नए सिरे से
गढ़ी जा रही है। आपके मुताबिक, उन्होंने तो बता दिया, आपके मुताबिक हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है? मुझे लगता है कि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते ये कह सकता हूं कि धर्म एक जीवन पद्धति है। वाह। जो कुछ धारण किया जा सके वो धर्म है, बाकी शेष सारी पूजा की पद्धतियां हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, मेरी अपनी आस्थाएं हो सकती है, अपना विश्वास हो सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर ये राजनीति करना न तो भारतीय जनता पार्टी में कभी था, न कभी है और न कभी रहेगा। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए या कुछ ऐसे दल जो सत्ताओं से नकार दिए गए हैं, वापस उस स्थान पर पहुंचने के लिए ऐसे मार्गों का सहारा लेते हैं। मुझे लगता है कि अब 21वीं शती में भारत का मतदाता और विशेष रूप से युवा पीढ़ी का मतदाता वो इन सब चीजों से ऊपर उठ गया है। 2014 के बाद में इस देश में राजनीति में अगर कोई एक विषय रहा है, कोई एक आकलन का आधार रहा है, तो वो विकास रहा है और आने वाले समय में वही रहने वाला है। तो फिर राम मंदिर के बाद मथुरा काशी की बात क्यों आ जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि राम जो है वो हम सब के लिए इस देश के अस्मिता का प्रश्न था। राम को किसी धर्म के साथ में जोड़ करके देखना, मुझे लगता है कि राम के व्यक्तित्व को, उनके मैंने कहा राम के बाद उनको संकुचित मथुरा और करना काशी। होगा। मैंने कहा मथुरा और काशी फिर क्यों आ जाता है? राम के व्यक्तित्व और कृतित्व को संकुचित करना होगा। मथुरा और काशी की बात जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है ये प्रश्न उनसे किया जाएगा तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। जी, लेकिन हिंदू और हिंदू, क्योंकि दर्शन शास्त्र के आप विद्यार्थी हैं, तो आपने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व की बात मैं इस तरह से व्याख्यायित करना चाहता हूं, लेकिन उनका इशारा इस तरफ है कि हिंदू तो ठीक है, हम आप जैसे लोग हैं जो जीवन पद्धति के हिसाब से रहे, लेकिन हिंदुत्व तो वो जो गुंबद पे चढ़े हुए थे, जो गुंबद पे चढ़े हुए थे, शायद इशारा उनकी इस तरफ था। तो वो लोग कौन थे, वो कौन सा हिंदुत्व है, इसको मैं जानना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं था, लेकिन राजनीति तो चल रही है इसी वर्षों से, राजनीति तो इसी वर्षों से और सदियों से इस देश में राजनीति की कुर्सी पे बैठे हुए लोगों ने जो तुष्टीकरण किया है, उसका विरोध में जो लोगों के मन में ज्वार उबल रहा था, उसका एक्सप्रेशन था। और ऐसे तुष्टीकरण करने वाले लोग या इस तरह की मानसिकता के लोग जो आज भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जनता अब उनको समझ चुकी है, जान भी चुकी है और पहचान भी चुकी है। तो एक सवाल का जवाब दीजिए फिर, जो अगर जनता को वहां तक ले जाना चाहिए, ले जाया जाए या उस पॉइंट तक ले जाया जाए कि वो कानून व्यवस्था का एक सवाल बन जाए, तो जायज है या गलत है राजनीति के हिसाब से? देखिए, कानून व्यवस्था का प्रश्न राजनीति के हिसाब से देखें या न देखें, देश का संविधान हम सब लोगों के लिए, देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना हम सब लोगों के लिए प्राथमिक कर्तव्य है, देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, और उसको मुझे लगता है कि उसका सम्मान सबको करना ही चाहिए। फिर उसके बाद अगला सवाल यह कि क्या धर्म का प्रवेश होना चाहिए राजनीति में या नहीं होना चाहिए? मैंने तो पहले भी कहा कि वो ऐसे ही लोग कर रहे हैं जिनको जनता ने चुनाव के समर में नकार दिया है, वही लोग इस तरह तो राम मंदिर का इशू बताना चुनाव में, प्रचार में, रैलियों में। देखिए, राम मंदिर, जैसा मैंने कहा, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने, ये किसी धर्म का विषय नहीं था, राजनीति का विषय नहीं था। ये इस देश के करोड़ों करोड़ लोग जो दुनिया भर में भी रहते हैं, किसी भी धर्म के मुताबिक भी होंगे, उन सब के आस्था का और उन सब के लिए अस्मिता का प्रश्न था। न्यायालय ने निर्णय किया है और ये सब लोग जानते हैं कि न्यायालय में इस तरह का निर्णय नहीं हो, उसकी रुकावट पैदा करने के लिए किन लोगों ने किस तरह के प्रश्न किए थे। मुझे लगता है कि ये प्रश्न धर्म के बारे में आज आपको उनसे करना चाहिए जो एक दिन सरकार में रहते हुए राम के अस्तित्व को नकारने की बात करते थे और आज तिलक लगा करके और भगवान का जो है गले में डाल करके राम की पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। उनको शायद ये प्रश्न करना चाहिए। हमारे लिए राम तब भी राम था, हमारे लिए राम आज भी राम है और आने वाली पीढ़ियों तक भी राम जो है हमारे लिए उसी तरह से प्रणम्य रहेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो फिर आपके हिसाब से वो जो जनेऊ पहन लेते हैं ऊपर कपड़े के, तो वो नकली हिंदू, और आपने बताया वो असली हिंदू, असली और नकली हिंदू। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं कि मैं व्याख्या करूं कि किसी के धर्म के ऊपर कि वो नकली हैं या नहीं हैं। ये निर्णय तो देश की आवाम और जनता करती है कि कौन चुनाव के लाभ के लिए धर्म का लबास ओढ़ता है, कौन चुनाव के में लाभ के लिए
अलग अलग तरह की पूजा पद्धतियों के बीच में जा करके अपने आप को उनके साथ में जुड़ा हुआ होने की बताने की चेष्टा करता है। ये जो है इसका हिसाब किताब देश की जनता करेगी। और जैसे मैंने कहा कि 21वीं सदी में अब देश की जनता और विशेष रूप से युवा पीढ़ी अब इतनी जो है मैच्योर्ड हो गई है कि वो इन सब विषयों के पीछे नहीं, हमारा भविष्य कहाँ है, हमारे देश का भविष्य कहाँ सुरक्षित है, जी। इस विषय को लेकर के और अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक विषय है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, कृषि मंत्रालय से जुड़ा है और आप उसे संभाल चुके हैं। अब बिल वापस हो चुका है, लेकिन किसान जो हैं डटे हुए हैं, तो उनके लिए मनाने के लिए, क्योंकि वो ये बार बार कह रहे हैं, एमएसपी को लेकर बात कर रहे हैं, तो कैसे उसको टैकल करेंगे? सरकार का दायित्व है। देखिए, देश और दुनिया में मुझे कृषि क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे देश में और देश के बाहर भी खेती करने का मौका मिला है, किसानों के साथ में भी। और किसानों अच्छा, आप किसान हैं? मुझे लगता है इसमें कहीं आश्चर्य नहीं होगा, मैंने देश में भी और देश के बाहर देखिए, भी, मैं तो माफ करिएगा मुझे, इंटरनेशनल क्योंकि किसान हूं। मुझे लोग अक्सर ये लोग पूछ लेते हैं कि कई किसान नेता आजकल लिखते तो हैं किसान नेता, लेकिन वो किसान है या नहीं, इस पे बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया के बहुतेरे कॉन्टिनेंट्स में हाथ से हल चलाने का मौका मुझे मिला है, लेकिन इसके साथ साथ में किसान आंदोलनों के साथ में भी काम करने का अवसर मिला है, कुर्सी के उस तरफ बैठ करके भी और कुर्सी पर बैठ करके भी, दोनों तरह से। भारत में यदि किसान आंदोलन में या किसानों के बारे में चर्चा में किसी एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा उल्लेख होता है या एक रिपोर्ट का सबसे ज्यादा उल्लेख होता है, वो डॉक्टर स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट है। मैं नहीं जानता कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को किसान आंदोलन करने वाले या किसान पर नाम पर राजनीति करने वाले कितने लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैंने उसको लाइन बाय लाइन भी पढ़ा है, बिटवीन द लाइंस भी पढ़ा है। मैं डॉक्टर स्वामीनाथन साहब से व्यक्तिगत रूप से भी इस विषय को लेकर के चर्चा की है। जी। डॉक्टर स्वामीनाथन ने किसान कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो उसको लेकर के बहुत सारी अनुशंसाएं की थी अपनी तीसरी रिपोर्ट में, और उसमें उन्होंने लैंड रिफॉर्म से लेकर के, मार्केट रिफॉर्म से लेकर के, इजी एक्सेस ऑफ क्रेडिट को लेकर के, जो है रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर के, और इसके अलावा अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स और सीड्स हो, बीज और खाद की निर्बाध सप्लाई हो, इसको लेकर के, और उसके बाद में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं किसान के लिए, आय के अन्य साधन खड़े किए जाएं उसको लेकर के, और पोस्ट हार्वेस्ट जो है मैनेजमेंट को लेकर के किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाने चाहिए उन सब तक के लिए, और उसके बाद में लास्ट में मार्केट रिफॉर्म्स, एक पूरी सीरीज उन्होंने कही, व्याख्यायित की है। और मैं नहीं कहता, स्वामीनाथन साहब ने खुद हिंदुस्तान के बहुत प्रतिष्ठित अंग्रेजी के अखबार में पूरा 8 कॉलम का आर्टिकल लिख करके कहा कि देश में पहली बार कोई सरकार आई है जिसने हॉलिस्टिक रूप से कृषि क्षेत्र का में परिवर्तन करने के लिए काम किया है। देखिए, हिंदुस्तान, हम सब जानते हैं एक समय में ऐसा था कि देश के एक प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा था कि, और मजबूरन कहना पड़ा था कि देश में सभी लोगों को एक समय सप्ताह में उपवास करना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भोजन मिल सके। देश के अन्नदाताओं का अभिनंदन है कि आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा फूड ग्रेन्स का प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा शुगर का प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा मिल्क का प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कॉटन का प्रोड्यूसर है। हमारा देश दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में है जो पोल्ट्री और जो है वेजिटेबल्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाते हैं। हम दुनिया के मांगने वाले देश थे, इंपोर्टर थे। आज हम दुनिया के 10 बड़े एक्सपोर्टर्स, पहले 10 एक्सपोर्टर्स की सूची में हैं जी। और हमारा एग्रीकल्चर ट्रेड जो है वो भी, हमारा ट्रेड का बैलेंस भी हमारे फेवर में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं। आज हम इतना लंबा हमने रास्ता तय किया, लेकिन किसान का जो संकट है वो आज भी खड़ा था, जो दिखाई देता था। देश में कृषि क्षेत्र की तरफ देखने का नजरिया जो है वो हमेशा से ये था, क्योंकि कृषि क्षेत्र जो है उसमें हमारे यहाँ कमी थी, हमने डेफिसिट से शुरू किया था, इसलिए हमारी अप्रोच हमेशा प्रोडक्शन सेंट्रिक थी। पहली बार अगर देश में किसी ने परिवर्तन किया और पैराडिम शिफ्ट करके इसको दूसरी दृष्टि से देखना शुरू किया कि किसान की लाभ की दृष्टि से हम कृषि क्षेत्र को देखें, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया।
और किसान की आमदनी बढ़े, इस दृष्टिकोण से कृषि क्षेत्र को देखने का उन्होंने एक क्रम प्रारंभ किया। और उसी के कारण से आज जो है स्वामीनाथन साहब भी एक कहने का साहस रखते हैं कि मेरी जो रिपोर्ट थी उसमें अक्षर से यदि किसी सरकार ने पूरी तरह से पालन करने की भावना से काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अब कतिपय लोग हैं जिन लोगों की राजनीति शायद इसको लेकर के चलती है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोकतंत्र के समर में जनता ने नकार दिया है, वो किसान के कंधे पर जो है वो बंदूक रख करके गोली चलाना चाहते हैं। उनके अपने राजनीतिक लक्ष्य होंगे, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी जी। पर देश का किसान समझता है, देश का किसान और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति भी अपना हित और हित समझता है। मुझे पंजाब में काम करने का अवसर मिला है, मैं धरातल में पंजाब के गांव में जाकर के देखता हूं और महसूस करता हूं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पंजाब में हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो प्रोक्योरमेंट पंजाब में बढ़ा है, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पंजाब के किसान पर भी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बता भी दिया कि किसान के कंधे पे जो रख के बंदूक चला रहे हैं वो कौन है। तो लिहाजा अभी कुछ देर बाद जब कुछ मंच पे लोग मौजूद होंगे, जवाब जरूर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया गजेंद्र जी, शुक्रिया प्रतीक जी। गजेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि आप कुछ पलों के लिए रहें क्योंकि मिस्टर संतोष मेनन न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपको भेंट देंगे। सर, मैं चाहूंगी आप मंच पर आएं। चीफ कंटेंट ऑफिसर नेटवर्क 18, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। और इस संवाद को सार्थक बनाते हुए चौपाल का हम सभी इस वक्त हिस्सा बनने रहे हैं। तो देश के सबसे बड़े मंच पर संवाद लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मकसद यही है कि सार्थक संवाद के जरिए